Hello, my dear friends. Good morning to sorry. Welcome to Career Will. ये तो कब का खत्म हो गया गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी लाइव आ जाएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। ठीक है जी। तो एक बार सभी लोग लाइव आए और बताएं कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। पल्लवी भारती हमारे साथ हैं, कुंदन कुमार हैं, आदित्य सिंह हैं और सुमन हमारे साथ हैं, प्रीतम कुमार साहब हमारे साथ हैं, हिमांशु साहब हमारे साथ हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और उसी सिलसिले को आज के सेशन में हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं अपने काम की, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी का जिक्र हम लोग बहुत सारी बातों पर कर ही चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एप्लीकेशंस देखे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स शुरू किया था। तो एक फास्ट रिकैप आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्राची शुक्ला, पल्लवी भारती, कुंदन कुमार, जितने लोग भी लाइव हैं, जरा बताएं कि क्या हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? टेल मी। आयशा मरियम हमारे साथ हैं। स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आप सभी का आज के सेशन में। एक बार आपसे कंफर्मेशन चाहिए, फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। और माहौल काफी चिल्ड हो गया है, इसे थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्लास होगी और हो रही है, बताइए। चलिए, तो हमने कहा था कि देखो, अगर कोई एसिड रिएक्शन करता है किसी धातु से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे एग्जांपल है कि HCl एक एसिड है, जिंक एक मेटल है, तो बन गया जिंक क्लोराइड। क्या बन गया? तो आपने कहा सर जिंक क्लोराइड बन गया। जिंक क्लोराइड बन गया जो कि एक सॉल्ट है। जिंक क्लोराइड बन गया जो कि एक सॉल्ट है। और निकल रही है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के निकलने का टेस्ट कैसे करेंगे कि अगर जिस प्रखनली से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां पे अगर हम जलती हुई माचिस की तिली या मोमबत्ती ले जाएंगे तो भाई साहब आपको पॉप ध्वनि देगा। और अगर कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट से या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से निकलता है, से रिएक्शन करता है, तो सॉल्ट बनता है, CO2 गैस निकलती है, वाटर बनता है। तो प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा। तो धातु का कार्बोनेट हो या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि आपका ये एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो आपका HCl या तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करे या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करे, प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, सॉल्ट बन गया, CO2 गैस निकली और वाटर बना। NaCl वाटर और CO2 गैस बना। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल अगर धातु से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल अगर धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CO2 गैस निकलती है। ये दो बातें आपको जहन नशीं करनी है, अपने दिमाग में बसा लेना है, दिलो दिमाग में बसा लेना है कि नहीं? बताइए। रंजना सिंह, प्राची, भूपेंद्र सिंह, कुंदन कुमार, वंदना शर्मा, क्लियर? चलो, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड, अगर अम्ल धातु के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? उससे पहले आप जरा ये एक और फरमाएं कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, उसका नेचर कैसा होता है? धातु का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? तो प्लीज रिमेंबर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड। अब यहां पे एक अम्ल है आपका HCl, है ना, H2SO4 भी हो सकता है। और यह है मेटल का ऑक्साइड, ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर धातु है कि अधातु है? तो आप कहेगा सर कॉपर धातु है। तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो आप कहेगा सर बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये है एसिड और ये समझ लो कि है बेस। तो जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। ठीक है, तो जब
अम्ल धातु के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तो ये एसिड बेस रिएक्शन ही हो गया, फिर से सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। ये क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया, जो कि एक क्या है? एक सॉल्ट है, एक लवण है कि नहीं? कोई शक? बताइए। फतेहपुर सीकरी से हैं आप भूपेंद्र सिंह साहब। जब भी फतेहपुर सीकरी आना होगा बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी, है ना? और मुझे घुमा दीजिएगा फतेहपुर सीकरी, क्योंकि वहां के बारे में जितना आपको मालूम होगा मुझे मालूम नहीं है। तो दिल्ली से तो नजदीक ही है, कभी आऊंगा। बताइए कुंदन साहब, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? रंजना सिंह, प्राची शुक्ला। तो अगर कोई अगर कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तो फिर से सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन ही हो गया। एसिड बेस रिएक्शन ही हो गया। ठीक है जी। चलो अगले सवाल, अगला चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, है ना? बेस यानी क्षारों के रासायनिक गुण। अब देखिए, अगर कोई एसिड है या बेस है, कोई एसिड है या बेस है, वो अगर धातु से रिएक्शन करेगा, जैसे आपने देखा था कि एसिड मेटल से रिएक्शन कर रहा था तो भी क्या बन रहा था? सॉल्ट। और गैस कौन सी निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। तो दोनों को एक साथ याद कर लेना है आपको कि भाई अगर कोई एसिड या बेस मेटल से रिएक्शन करता है, धातु से प्रतिक्रिया करता है, तो प्रोडक्ट सेम होगा, सॉल्ट बनेगा और गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। जैसे वहां पे आपने क्या देखा था कि आपका जो HCl है वो जिंक से रिएक्शन कर रहा था तो क्या बन रहा था? ZnCl2 और निकल रहा था हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो ये क्या था? ये था एसिड यानी अम्ल, और ये था आपका मेटल यानी धातु। तो ये बन गया था सॉल्ट और निकल रही थी हाइड्रोजन गैस। ठीक उसी तरह से अगर बेस भी किसी धातु से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? तो आप कहेंगे सर इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस है? तो आप कहेगा सर बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? तो कहेगा सर स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जिंक क्या है? एक धातु है। तो ये क्या बन गया? सोडियम जिंकेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। क्या बन गया? सोडियम जिंकेट बन गया। और ये सोडियम जिंकेट क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट है, लवण है ना? और निकली कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन। डबल वॉइस आ रही है। स्वाति चौधरी कह रही है कि सर डबल वॉइस आ रही है, एको हो रहा है क्या? एमपी का तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। जब एमपी में गया था कुछ महीने की क्लासेस के लिए, जब पैरामाउंट हुआ करता था, तो वहां पे एक जगह थी, वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे हम क्लास लेने गए थे। क्लियर है वंशिका? ग्रुप 1 वाला स्ट्रांग होगा। जैसे ग्रुप 1 वाला जो होगा, ग्रुप 1 पहला ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप का जो मेटल है, जैसे हेलिना, करे, रब से फरियाद, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। हाइड्रोजन मेटल में नहीं आता, हाइड्रोजन को बस इसके साथ रखा गया है। तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रांग होंगे। लेकिन ग्रुप 2 वाला जो होगा, जैसे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक होगा। तो ग्रुप 2 वाला वीक होगा, ग्रुप 1 वाला जो होगा वो स्ट्रांग होगा। ऐसे पहचानेंगे। ठीक है जी। हाँ जी रंजन सिंह।
अब आ जाइए कि अगर कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो ये बताने की जरूरत है क्या? अगर कोई बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है HCl से तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो अगर बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है, तो क्या बन गया? NaCl और प्लस वाटर बन गया। लेकिन हाँ, इसको जरूर याद रखना कि अगर कोई बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? अब देखिए, मेटल का जो ऑक्साइड था, आपने क्या पढ़ा? मेटल ऑक्साइड। आपने क्या पढ़ा? मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, इत्यादि इत्यादि। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, वो किस नेचर के होते हैं? तो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्लीज रिमेंबर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है ना, सल्फर नॉन मेटल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब क्या होंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। प्लीज रिमेंबर, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का। नोट करिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, उसमें थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, जो GS स्पेशल में हम लोग पढ़ाते हैं। और स्टेट के लिए जो हमारा यूट्यूब पर सेशन आता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हम जिसमें टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, है ना। तो अब बताओ कि अगर कोई बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो फिर से ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा, जैसे ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है आपका CO2, तो CO2 का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। तो बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो फिर से क्या बन गया? सॉल्ट और वाटर बन गया। देखो, तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन हो गया, है ना। ये बन गया सोडियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, और पानी बन गया। तो सब वही एसिड बेस रिएक्शन ही अभी तक चल रहा है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन ही आपका चल रहा है कि नहीं? बात आ रही है समझ में? तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो बेस अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो अगेन हमारा सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस रिएक्शन ही हो गया। क्योंकि बेस अगर मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, तो सॉल्ट और वाटर तो बनना ही था, सॉल्ट और वाटर तो आपको बनना ही था। कोई शक है यहां तक किसी को? कोई शक है? नहीं ना। तो अब चल लेते हैं हम लोग इंडिकेटर पे। अब हम लोग चल लेते हैं किस पे? इंडिकेटर पे। तो जो लोग और जैसे आप लोग तैयारी करते हैं ना, और आप लोग तैयारी करते हैं, जैसे मान लिया कि कोई तैयारी कर रहा है DSSB का, या कोई तैयारी कर रहा है TGT PGT का, तो TGT PGT वगैरह के लिए तैयारी करने के लिए जो आपका जनरल पेपर का एग्जाम होता है, जिसमें 40 नंबर का एग्जाम होता है, उसके लिए आप जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन अपलोड कर रहे हैं, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। CTET के लिए हम अलग से प्रैक्टिस सेशन लाएंगे PYQ, क्योंकि CTET का अलग लेवल है और TGT PGT का अलग लेवल है। तो TGT PGT वालों के लिए जो जनरल साइंस वाला जो होता है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हमारे YouTube चैनल का नाम है साइंस बाय जुबैर एहसानी।
और फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं जुबैर एहसानी के नाम से हूं, और टेलीग्राम चैनल हमारा है साइंस का सुरूर। क्या नाम है? 13 सुरूर, मतलब साइंस का सुरूर। तो जो लोग सीटेट के अलावा भी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखिएगा। और सीटेट के बच्चों के लिए हम पूरा कंप्लीट साइंस का PYQ लाएंगे चैप्टर वाइज, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। तो पहले चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर पहले केमिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे आ जाते हैं हम लोग। एक और चीज जो आपको यहाँ पे पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका इंडिकेटर। वो क्या है? आपका इंडिकेटर है, यानी कि आपका सूचक है। क्या पढ़ना है आपको? इंडिकेटर यानी सूचक। अब आप देखिए कि ये इंडिकेटर क्या होता है। ये इंडिकेटर क्या होता है जरा देखिए आप। इंडिकेटर, जिसको हम हिंदी में सूचक कहते हैं, हिंदी में सूचक कहते हैं। या आप लोग, कोई लोग जैसे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी ट्री का इत्यादि का अलग टीचिंग लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए वो लेवल बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा आपको। और सीटेट के लिए हम अलग से सेशंस आप लोगों के लिए लाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। हो गया। चलिए, तो यहां पे देखिए इंडिकेटर। इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं, इंडिकेटर सूचक वह पदार्थ होते हैं जिसको किसी एसिड या बेस में मिलाने पर, है ना, या हम यूं कहें कि किसी पदार्थ में मिलाने पर वो अपने कलर में चेंज लाकर, स्मेल में चेंज लाकर आपको ये बता देते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। उसको हम क्या बोलेंगे? सूचक कहेंगे। फिर से एक बार देखिए कि सूचक क्या होता है? रंजक होता है, डाई होता है ना, जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदलकर, अपना गंध बदलकर आपको यह बता देता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। और अगर हम इंडिकेटर के टाइप्स की बात करते हैं तो सूचक जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो आपको नहीं पढ़ना है ना, वो पढ़ना है 10th लेवल पे। तो यहां पे हम लोग सिर्फ 3 देख लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधिमय सूचक है, गंधिमय सूचक, नोट करिएगा। हाँ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में हम डिस्कस कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आप लोगों का, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत होगी आप हमें कमेंट कर देना कि हमें सर इस टॉपिक का यूट्यूब पे चाहिए निचोड़ सा, है ना, एकदम ऐसा क्लास चाहिए जिसके बाहर क्वेश्चन ही ना हो। क्योंकि सीटेट में हम बोल सकते हैं कि हमने जितना पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी को मद्देनजर रख के क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा पी लिया है ना तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, ठीक है। चलिए, कुंदन कुमार कह रहे हैं कि यस सर आप बायोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है क्या? केमिस्ट्री में तो मजा नहीं आ रहा है, बताइए कुंदन साहब। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर देखते हैं। नाम से क्लियर है ना, नेचुरल वह इंडिकेटर जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे देखिए लिटमस, लिटमस 2 कलर में आता है, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। होता है कि नहीं होता? तो पहला हमारा जो हो गया नेचुरल इंडिकेटर, जरा हम देख लेते हैं जी। नेचुरल इंडिकेटर की बात हम करें तो वह इंडिकेटर जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस आर नोन एज व्हाट? नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो गया लिटमस, हो गया हल्दी इत्यादि हो गया। तो लिटमस और हल्दी इत्यादि जो है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर आ गया। अगर हम बात करते हैं पहला नेचुरल इंडिकेटर जिसका नाम है लिटमस, तो लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। लिटमस को लाइकन से प्राप्त किया जाता है। अब इसको थोड़ा होल्ड पे रख के नोट करके आप कहीं पर लिख लीजिएगा, ये काम देगा। लाइकन क्या होता है? तो लाइकन जो होता है
वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, एल्गी का और फंजाई का। तो एल्गी यानी के शैवाल और फंजाई यानी के कवक, फंजाई यानी के कवक जब दोनों साथ साथ रहते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को लाइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइकन। और इसके रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोसिस। रिलेशन को यानी संबंध को क्या नाम दिया गया है, इसके संबंध को कहा गया है, संबंध को कहा गया है क्या, सिम्बायोसिस। ध्यान से सुनिएगा, सहजीविता, सहजीविता कहते हैं। जैसे जब मेल और फीमेल शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कपल, और उनके रिलेशन को नाम दिया जाता है गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन। लेकिन बिना शादी के जब एक साथ रहते हैं तो इस रिलेशन को नाम दिया गया है लिव इन। एक नया रिलेशन है मार्केट में जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ रहकर उसे परखते हैं, समझते हैं, और फिर जब उनको लगता है कि हाँ ये हमारे लायक है तो शादी कर लेते हैं, अदरवाइज अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, लिव इन कहते हैं, है ना। पर एक शायर कहते हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, है ना। तो लोग एक दूसरे को परखते हैं और जब लगता है कि हाँ ये हमारे लायक हैं तो शादी कर लेते हैं, अदरवाइज अपनी राह ले लेते हैं, अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को लाइकन कहा गया है और इसके रिलेशन को सिम्बायोसिस कहा गया है। आप कहिएगा सर ये साथ क्यों रहते हैं, एल्गी एक अलग जीव है और फंजाई एक अलग जीव है, क्या मजबूरी आ गई कि दोनों को साथ रहना पड़ा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। चोरी डकैती लूटपाट दिन दहाड़े हो जाती है आजकल, पहले उसके लिए लोग रात का इंतजार करते थे, तो अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। और जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। तो क्या मजबूरी आ गई कि दोनों को साथ रहना पड़ रहा है। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि एल्गी में जड़ें नहीं होती, सो आप देखिएगा ये हमेशा नम स्थानों पे मिलेंगे। जैसे आपके घर के आसपास चापाकल है ना, तो वहां पे नमी है, वहां पे नमी है तो देखिएगा काई जैसा जो जम जाता है वो क्या है, एल्गी है। या पानी की सतह पे हरी हरी सी जो चीज जम जाती है वो एल्गी है। तो एल्गी हमेशा नम स्थानों पे मिलेंगे क्योंकि इसमें जड़ें नहीं होती। लेकिन कंडीशन अगर ड्राई है, कंडीशन अगर सख्त है, पानी की कमी है, तो एल्गी वहां पर अकेले सरवाइव नहीं कर पाता, वो संबंध बना लेता है किसके साथ, किसके साथ संबंध बना लेता है, फंजाई के साथ। तो देखिए एल्गी की मजबूरी क्या है, दोनों मजबूरी में संबंध बनाते हैं। एल्गी जो है वो फूड तो बना सकता है, भोजन तो बना सकता है क्योंकि ये हरा होता है तो भोजन बना सकता है, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जल और शोषित नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास जड़ें नहीं होती, जड़ें नहीं होती। तो एल्गी हमेशा नम स्थानों पे मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कंडीशन ड्राई है तो ये एल्गी जिंदा रहने के लिए फंजाई के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है। अब देखिए फंजाई जो है वो फूड नहीं बना सकता, आप पढ़ेंगे कि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फूड नहीं बना सकता, लेकिन हाँ ये स्पंजी होने के कारण वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, जल और शोषित कर सकता है। तो देखिए दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ये खाना बना सकता है लेकिन पानी और शोषित नहीं कर सकता, ये पानी और शोषित कर सकता है लेकिन खाना नहीं बना सकता। तो अगर कंडीशन ड्राई है तो कहते हैं दोनों साथ साथ रह लेते हैं, हम खाना बनाएंगे और तुम पानी का जुगाड़ करना। ये जो खाना बनाता है फिर इसको दोनों क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, दोनों का काम चल जाता है। तो अगर कोई पूछे कि लाइकन किसका कॉम्बिनेशन है तो आप कहिएगा सर एल्गी और फंजाई का। लाइकन में एल्गी का क्या रोल है, खाना बनाना, फंगस का क्या रोल है, पानी का जुगाड़ करना। लाइकन में एल्गी और फंजाई के रिलेशन को क्या कहते हैं, तो सिम्बायोसिस। फिर पूछेगा सिम्बायोसिस क्या है, तो आप कहिएगा सर एक ऐसा रिलेशन है
जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों घुट घुट कर मर जाएंगे। इस तरह के रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो कोई एक शब्द में पूछे कि सिम्बायोसिस क्या है, तो आप कहिएगा सर आशिकी 2 है। पूछेगा कैसे आशिकी 2 है, तो आप कहिएगा इसमें एक गाना था कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। यानी अगर दोनों को हम अलग कर दें तो दोनों का वजूद खत्म हो जाएगा, दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सिम्बायोसिस क्या है, आशिकी 2 है। तो ये पुराने जमाने की मोहब्बत होती, पुराने जमाने जैसी मोहब्बत है कि आदमी बिछड़े तो मर गया। आजकल के जमाने की मोहब्बत है कि बिछड़कर दूसरे की तलाश में लग जाते हैं, है ना, बिछड़कर दूसरे की तलाश में लग जाते हैं, वो जमाना आ गया है। एक शायर कहते हैं कि उदास एक मुझी को वो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। ठीक है, तो ये लाइकन की अगर हम बात करें तो लाइकन से ही प्राप्त होता है कौन आपका, तो लिटमस प्राप्त होता है। अब देखिए लिटमस 2 कलर में आता है। एक लिटमस होता है कैसा, रेड कलर का, और एक होता है ब्लू कलर का, नीले कलर का लिटमस होता है। ये पेपर में भी आता है और सॉल्यूशन में भी आता है, लिक्विड भी रहता है इसका और पेपर भी रहता है। अब देखिए ये जो लाल लिटमस है और रेड लिटमस है, इससे कैसे हम चेक करते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। जो एसिड है ना, एसिड अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। लेकिन इसका रेड लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जो बेस होगा ना, बेस, वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा, और ब्लू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर किसी पदार्थ में हमने क्या किया है, किसी पदार्थ में हमने अगर डाल दिया है ब्लू लिटमस, या ब्लू लिटमस में किसी पदार्थ को डाला है और अगर वो रेड हो गया है मतलब एसिड है, और रेड को ब्लू कर दिया है मतलब वो बेस है। तो इसी बात को हमने यहां पे लिख दिया है। अरे पहले कैसे गाने आया करते थे, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। एक एहसास है ये, प्यार रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। इस तरह के गाने पहले आते थे कि इश्क को नाम देने से लोग डरते थे। अभी कैसे गाने आते हैं, तेरा प्यार हुक्का मार, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बताइए गाना है कि इनविटेशन है, और कितना अश्लील गाना है ये। और इस तरह के गाने आजकल आते हैं और हम लोग इसको सुन रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं, है ना। तो पहले के गाने देखो, इश्क बदल गया तो शायरी बदल गई, है कि नहीं। तेरा प्यार हुक्का मार, इस तरह के गाने आ रहे हैं। बात आ रही समझ में, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा लिटमस के बारे में। दूसरा हमारा हल्दी है। हल्दी को भी हम नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। देखिएगा हल्दी का जो ओरिजिनल कलर होता है वो येलो होता है। ये जो आपका टर्मेरिक है ना, टर्मेरिक मतलब हल्दी, हल्दी का पेस्ट ले लीजिए या उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लीजिए, तो हल्दी का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो होता है, पीला होता है। एसिड में डालने पर नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बेस में डालने पर ये येलो कलर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई पदार्थ हल्दी के येलो कलर को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है मतलब वो बेस है। मतलब क्या है, वो बेस है। जैसे देखिए आपके सफेद कपड़े पर मसाले का दाग लग गया तो ये पीला पीला सा हो जाएगा कपड़ा आपका, और उसको जब आप साबुन में डालकर बाहर निकालते हैं, मतलब धोने के बाद बाहर निकालते हैं, तो वो दाग येलो से कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि साबुन कैसा होता है, डिटर्जेंट किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब आप हल्दी से लगे कपड़े के दागों को साबुन में धोते हैं तो वो
पीले से कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। कभी महसूस किया आपने, देखा है कभी? ठीक है जी, बताइए जानवी, रंजना, सुरमैनी दुबे, सूर्यमणि दुबे। हाँ जी, रोज ही चलेगी। तो ये हो गया हमारा हल्दी। तो हल्दी का घोल क्षार के साथ लाल रंग का हो जाता है, लेकिन अम्ल के साथ इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। नाउ अब आ जाइए सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है माय डियर फ्रेंड्स जो हम लोग बनाते हैं लैब में। हम लोग बनाते हैं लैब में, उस इंडिकेटर को हम सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। और एक बड़ा ही फेमस है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम का एक इंडिकेटर बड़ा ही फेमस है। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो अपना कलर होता है, ओरिजिनल कलर, वो ऑरेंज होता है। नाम ही है मिथाइल ऑरेंज, है ना, नारंगी रंग का होता है। अब इसको अगर एसिड में हम डालते हैं, एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो कैसा हो जाता है? एसिड में डालने पर ये रेड हो जाएगा। जो मतलब ऑरेंज कलर है वो रेड हो जाएगा। और लेकिन इसे बेस में डालने पर कैसा हो जाता है? येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो देखिए ओरिजिनल कलर इसका कैसा है? ऑरेंज है। एसिड में डालने पे कैसा हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। और बेस में डालने पर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो ये जो कलर में चेंज आ रहा है ना, उसको थोड़ा याद रखना आपको। तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, एसिड में डालने पर रेड हो जाएगा, बेस में डालने पर येलो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है अभी तक समझने में? अगला जो हमारा है इंडिकेटर वो है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है, फिनोप्थिलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कैसा होता है? कलरलेस। ये रंगहीन होता है, पानी जैसा होता है फिनोप्थिलीन। लैब में देखिएगा तो ओरिजिनल कलर फिनोप्थिलीन का कैसा होता है? कलरलेस, रंगहीन लिक्विड होता है। ठीक है जी। और एसिड में डालने पर ये कलरलेस ही रहता है। एसिड में डालने पर इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, कलरलेस ही रहता है। कलरलेस मतलब रंगहीन। और बेस में डालने पर, क्षार में डालने पर ये कैसा हो जाता है कलर? बताइए। तो आप कहिएगा सर पिंक हो जाता है, पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इसको याद रखिएगा। तो ये जो फिनोप्थिलीन है आपका, वो उसका ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस। एसिड में डालने पर ये कलरलेस ही रहता है, बेस में डालने पर ये पिंक हो जाता है। और इसी का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि ये जो घूस वगैरह लेते हैं उसको पकड़ने के लिए करते हैं। नोटों की गड्डी में ये फिनोप्थिलीन लगा देते हैं, और अगर उसने पकड़ा है उस नोट को तो फिर उसको बेस वाले सोल्यूशन में डालते हैं। अगर पिंक हो गया मतलब उसने घूस लिया था, पिंक नहीं हुआ मतलब उसने घूस नहीं लिया था। है कि नहीं? देखा होगा हैंड रिटन नोट्स, देखते हैं, करते हैं। शिवानी, क्लियर हुआ सबको? तो ये हमारा फिनोप्थिलीन हो गया। नेक्स्ट हमारा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? वह इंडिकेटर है जो अपने, वह इंडिकेटर है जो अपने मतलब स्मेल में चेंज ला करके आपको ये बता देता है कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब क्या होता है? कि स्मेल, है ना। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब स्मेल होता है, गंधीय सूचक, है ना, या घ्राण सूचक भी इसको बोलते हैं। तो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल जैसे अनियन हमारा हो गया, प्याज, प्याज का पेस्ट या प्याज का जो रस है उसका अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। वनीला हो गया, लौंग हो गया, इन सब की अपनी स्मेल होती है। तो इन सब को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। तो देखिए ये मान लिया कि आपका प्याज है, ठीक है, ये मान लिया कि आपका प्याज है।
प्याज को एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो प्याज जो है, अनियन आपका जो है, अनियन बोले तो प्याज, प्याज का अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, स्मेल होता है, गंध होता है ना। प्याज का पेस्ट ले लीजिए, प्याज का रस ले लीजिए, उसका अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर प्याज के पेस्ट को हम एसिड में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, है ना, और इसको हम बेस में डालते हैं तो क्या होगा, क्षार में डालते हैं तो क्या होगा। तो प्याज का पेस्ट या रस क्षार के साथ मिलाने पर अपनी महक खोल देता है। तो क्षार में मिलाने पर, प्याज के पेस्ट को क्षार में अगर हम मिलाएंगे तो स्मेल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसका जो पर्टिकुलर गंध था वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन एसिड में मिलाने पर स्मेल रहता ही रहता है ना, गंध रहता ही रहता है। तो लिख दिया है कि प्याज का पेस्ट या रस क्षार के साथ मिलाने पर अपनी महक खो देता है, लेकिन अम्ल के साथ इसके गंध में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्याज के पेस्ट का या प्याज के रस का अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। एसिड में डालने पर इसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं आता, है ना, कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन बेस में डालने पर इसका गंध खत्म हो जाता है। तो अगर किसी हमने सॉल्यूशन में डाला है एसिड का, सॉरी, अनियन का रस, और उसका मतलब स्मेल खत्म हो गया है, इसका मतलब कि वो बेस है। उसी प्रकार वनीला की भी बात होती है। तो वनीला की महक क्षार के साथ गायब हो जाती है, लेकिन अम्ल के साथ वो बरकरार रहती है। तो चाहे वो अनियन हो या वनीला हो, वनीला हो, दोनों का सेम केस है, अनियन हो या वनीला हो, एसिड के साथ उसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बेस के साथ उसके स्मेल गायब हो जाएगी। तो ऐसे याद रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये नोट्स तो अपलोड हो जाते हैं ना रोज। आप लोग कह रहे थे कि पिछले नोट्स अपलोड नहीं हुए, अब मुझे बताइए अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। तो इसको नोट कर लीजिए जी, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और कोई स्लाइड रह गया होगा तो आप बता दीजिएगा मुझे, ये स्लाइड रह गया तो मैं उस पर बैक चला जाऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, रंजना सिंह, हो जाएगा, लिखिएगा डन, हम आगे बढ़ेंगे। सूर्यांशी दुबे, रंजना, हो गया, चलो वेरी गुड, कीप इट अप, बढ़िया है। और एक आप जान रहे हैं कि वो चाइना रोज के पेटल का भी इस्तेमाल हम करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे। चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल की पंखुड़ियां, गुड़हल की पंखुड़ियां। तो गुड़हल की पंखुड़ियों का जो जूस होता है ना, वो रेड कलर का होता है, रस जो होगा, गुड़हल की पंखुड़ियों का जो रस होता है वो रेड कलर का होता है। अब आप मुझे बताइए कि इसको एसिड में डालने पर, अम्ल में डालने पर और क्षार में डालने पर कैसा चेंज आएगा, कैसा चेंज आएगा। तो गुड़हल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल भी हम किस रूप में कर रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में कर रहे हैं। जैसे कि हमने हल्दी का इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने लाइकन का इस्तेमाल किया, मतलब लिटमस का इस्तेमाल किया, उसी तरह से चाइना रोज की पंखुड़ियों का जो रस है ना, उसका भी इस्तेमाल हम नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे करते हैं। चाइना रोज का जो रस होगा, चाइना रोज की पंखुड़ियों का जो रस होगा, उसका कलर कैसा होगा, लाल रंग का होगा। इसको एसिड में मिलाने पर ये डार्क पिंक हो जाता है, कैसा हो जाता है, डार्क पिंक कलर का, डार्क पिंक, है ना, गहरा गुलाबी रंग, गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा। और बेस में डालने पर ये कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। बेस में डालने पर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, यानी कि हरा हो जाएगा, ग्रीन मतलब के हरा हो जाएगा, ठीक है जी। ग्रुप डी का अलग लेवल है ना। तो ग्रुप डी के लिए जो है वो जो हमारा आता है ना, जीएस स्पेशल वाला बैच,
इससे बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन सीटेट का लेवल बिल्कुल अलग है, यहाँ पे पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल प्रियंका, यू आर राइट। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये हमारा खत्म हो गया एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। क्या? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। 4 क्लासेस लग गए, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ से सवाल बहुत होते हैं, तो हमें एक एक पहलू को ध्यान देना था, है ना, इसलिए हमने इसमें थोड़ा वक्त लिया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, यानी मंडे को जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मंडे को जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, दहन एवं ज्वाला। दहन एवं ज्वाला। ठीक है। और कंबशन एंड फ्लेम के बाद हम चलेंगे क्या? तो कोल एंड पेट्रोलियम। अगला टॉपिक हमारा फिर उसका होगा कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम। तो आज के सेशन में या प्रीवियस सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के लिए हम सारा PYQs चैप्टर वाइज लेके आएंगे, है ना, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए अलग से हम एक ये अपना प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें PYQs हम डालेंगे, और आप लोग जो है या तो हम लाइव आ जाया करेंगे या फिर उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे। तो वो तो बैचेस चल रहे हैं ना, सुमय साहब, साइश्ता परवीन। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है? क्लास छूट गई है? तो ये चौथी क्लास थी ना, 3 क्लास आप जो है कल जो है समय निकाल कर उसे कंप्लीट कर लीजिए। कल संडे है आपका, तो संडे को अगर कहीं जाना वाना नहीं है तो थोड़ा समय निकालिए और जो बैकलॉग है आपका उसको क्लियर कर लीजिए। अभी ज्यादा क्लास भी नहीं हुई है। आज के टाइम टेबल में केमिस्ट्री की क्लास नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेट तो इससे बहुत सारा आ जाएगा टॉपिक ना इसमें। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल, किसी कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है अंजलि, देखेंगे, उस पर बात करेंगे हम लोग। तो जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आया है? अभी जो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट हमने पढ़ाए हैं उसमें किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। फिजिक्स समझ में नहीं आती? बिल्कुल समझ में आएगा, आप हमारे साथ जुड़िए ना स्वीटी। जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे एकदम 100% समझ में आएगा आपको। केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगी। क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, समझ में आएगी फिजिक्स भी आपको। हाँ, चूंकि आज सैटरडे है ना, तो आज थोड़ा सा वो टाइम टेबल में थोड़ा सा रिशफलिंग हुई है, उसकी वजह से। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, और उसके बाद हम बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम जैसे ही खत्म होगा हम चलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पे, है ना, उसी में सारा हम देख लेंगे। सारे टॉपिक को मर्ज करेंगे, 6, 7 और 8 तीनों के टॉपिक को एक साथ मर्ज करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए, जैसे फाइबर टू फैब्रिक है, 6th में फाइबर टू फैब्रिक है, 7th में फाइबर टू फैब्रिक के नाम से है, और 8th क्लास में जो है वो आपका है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो तीनों को हम मर्ज करके एक टॉपिक बना देंगे। ठीक है, तीनों को मर्ज करके एक टॉपिक बना देंगे। हाँ जी, फिजिक्स हम ही पढ़ाएंगे, तो ज्यादा ही मजा आएगा फिजिक्स में, है ना, केमिस्ट्री से ज्यादा मजा फिजिक्स में आएगा। ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन तो पिछले क्लास में बताया था कि देखो, जो हमारा फैक्ट्री एग्जॉस्ट होता है, जो कल कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उसमें 2 गैसें बहुत ज्यादा होती है। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हवा में मौजूद जल वाष्प से प्रतिक्रिया करेंगे, देखो
ये कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो गैसें बहुत ज्यादा होती हैं। अब ये गैसें रिएक्शन करेगी पानी से, जल वाष्प जो हवा में है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3। और ये दोनों अम्ल जब वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आएंगे, विद रेन वाटर, विद रेन वाटर, वर्षा के जल के साथ, वर्षा के जल के साथ जमीन पर आएंगे, तो इसी को हम अम्ल वर्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं, तो कहिएगा सर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में कौन कौन सा अम्ल होता है, तो H2SO4 and HNO3। अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है, तो लेस देन 5.6। अगर वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो गया तो ये आपका कहलाएगा एसिड रेन। इतनी ही तो बातें की थी एसिड रेन में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।